हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की जाए तो ये एक तरीके से निर्जन महाद्वीप है। निर्जन का मतलब यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रदेश है और ये साल भर बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है और ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। और अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सामान्य जनजीवन के लिए ना ही अनुकूल वातावरण है और ना ही अनुकूल दशाएं हैं, इसीलिए मानव जीवन के दृष्टिकोण से इसे आबाद महाद्वीप नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर जीव व प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पक्षी प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं, वन्य जीव प्रजाति भी यहाँ मिलती हैं, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर मानव की आबादी है तो वो बिल्कुल ही असंभव है। मानव का यहाँ अगर कदम भी पड़ा है या आगमन हुआ है तो वो रिसर्च या अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। जैसे बहुत सारे देशों ने यहाँ अपने रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं और भारत ने भी अंटार्कटिका पर अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। अगर अंटार्कटिक महाद्वीप की बात की जाए तो इस पर आपको बहुत सीमित स्तर की जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जितनी जानकारी की आवश्यकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर अंटार्कटिक महाद्वीप की बात की जाए तो जैसे कि इसको मैप में देखें तो ये है दक्षिण बिंदु, जो कि इसका सेंटर बना हुआ है और इसके चारों ओर जैसा कि आप देख रहे हैं सागरीय भाग भी दिखाई दे रहा है और इसी को साउदर्न ओशियन कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो अल्फ्रेड वेगनर थे, मतलब कि इनकी अगर बात की जाए तो ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे, मतलब कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अगर पृथ्वी की अनुमानित आयु की बात की जाए तो वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, यानी कि ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और यहीं से अर्थ की हिस्ट्री शुरू होती है। तो पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ, विभिन्न जीवों प्रजातियों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई और उसी के संबंध में आप पढ़ते हैं और उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। और पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास हम पढ़ेंगे तो आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी का जो समय था उसी को कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। तो कार्बोनिफेरस युग की बात करते हैं तो ये आज से करोड़ों साल पहले की बात थी। तो करोड़ों साल पहले जो आज हमें पृथ्वी 7 विशाल भूखंड में दिखाई देती है वो सभी स्थलखंड, मतलब कि लैंड मास आपस में जुड़े हुए थे। तो आप पाएंगे कि जो स्थल खंड था वो कुछ इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ था और इस स्थल के चारों ओर विशाल महासागर था जिसे कि पैंथालासा कहा जाता था, मतलब कि इस जलीय निकाय को पैंथालासा कहा जाता था। और ये अल्फ्रेड महोदय का एक सिद्धांत है जिन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो लैंडमास था इसको इन्होंने पेंजिया कहा, इसको याद रखिएगा। तो लगभग 20 करोड़ साल पहले जिसे इन्होंने ट्रियासिक युग का नाम दिया, तो जब ट्रियासिक पीरियड का अंतिम चरण आया, मतलब कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, तो ये जो सिंगल लैंडमास था ये टूटने लगा और इसी विभाजन के फलस्वरूप विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और यही पेंजिया विभाजित हुआ और ये दो हिस्सों में बट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ये हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी में और डिटेल में बताएंगे। और इस अंगारा लैंड में और विभाजन हुआ तो इसी के परिणाम स्वरूप एक तरफ लॉरेंसियन बना और दूसरी तरफ यूरेशियाई जमीन बनी और वही लॉरेंसिया आज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के रूप में मौजूद है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी तरफ यूरेशिया की बात करें तो इससे एशिया तथा यूरोप के हिस्सों का निर्माण हुआ है। इसके साथ अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें भी डिवीज़न हुए और इसमें कई लैंड ब्लॉक्स बन गए, जैसे कि साउथ अमेरिका बना, जैसे कि अफ्रीका बना, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया बना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बना। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, मतलब कि जो रिमेनिंग लैंड मास बच गया, यानी कि पेंजिया का जो अवशिष्ट बचा इन सब के डिवीज़न के फलस्वरूप वही बचा हुआ भाग अंटार्कटिका है, इसको याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की जाए तो ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के संदर्भ में हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है क्योंकि ये निर्जन महाद्वीप है, मतलब यहाँ पर इंसान की आबादी है ही नहीं।
मनुष्य यहाँ पर स्थायी निवासी के तौर पर है ही नहीं, लेकिन ये अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर प्रकृति ने कुछ विशेष उपहार यानी कि खनिज भंडार दे रखे हैं और यहाँ की धरती के नीचे ये दबे पड़े हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान विज्ञान के लिए एक तरीके से ये खजाने का क्षेत्र है। तो इस महाद्वीप को ज्ञान विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कह सकते हैं और यही कारण है कि ये दुनिया भर के रिसर्च के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस रहा है और यहाँ पर कई रिसर्च सेंटर डेवलप किए गए हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर बर्फ़ की चादर साल भर ढकी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की स्थिति होती है। और 6 महीने जो दिन भी होता है उसमें कभी कोई ऐसा दिन नहीं होता कि सूर्य की किरण यहाँ पर सीधी पड़ती हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ अनुकूल वातावरण है ही नहीं कि यहाँ पर इंसान आकर बस सके। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। प्राचीन जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस विशाल भूखंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में वो कौन सा युग था जब सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो वो था कार्बोनिफेरस युग। और अगर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि इस विशाल महाद्वीप का नाम क्या था, तो वो था पेंजिया। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि पेंजिया का अवशिष्ट भाग ही आज का अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक पृथ्वी का दक्षिणतम एवं विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। इसको याद रखना है। अंटार्कटिक को निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ स्थायी निवास का अभाव पाया जाता है। साथ ही यहाँ तेज बर्फीली हवाओं तथा हिमवर्षा होने के कारण जीवन की संभावनाएं मनुष्य के लिए नगण्य होती हैं। वर्ष भर हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। हिमाच्छादित मतलब स्नो कवर्ड और श्वेत महाद्वीप का मतलब यहाँ ये है, मतलब कि यहाँ पर सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है जो कि बर्फ़ की चादर है। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग लगभग 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, 98% भाग। यदि अंटार्कटिक की बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र तल 60 मीटर मतलब कि 200 फीट ऊंचा हो जाएगा। अंटार्कटिक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बर्फ़ की परत की औसत मोटाई 2200 मीटर है, जिससे इसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है और यह औसत ऊंचाई 2300 मीटर है। अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग बर्फ़ से ढका है। यहाँ जो थोड़ी बहुत ज़मीन दिखाई देती है वह ऊंची चोटियों और नंगी चट्टानों के रूप में है। कई करोड़ वर्ष पूर्व अंटार्कटिक बर्फीला महाद्वीप नहीं था। वैज्ञानिकों को वहाँ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनसे किसी ज़माने में वहाँ पेड़ों, डायनासोरों और छोटे स्तनपायी जीवों के होने का पता चलता है। आज अंटार्कटिका की बर्फ़ की परत दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार मानी जाती है। इस बर्फ़ का कुल आयतन 3 करोड़ घन किलोमीटर है, जो कि दुनिया में कुल मीठे पानी के भंडार का करीब 70% है। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने 17 जनवरी 1773 को अंटार्कटिक व्रत को पार किया, लेकिन वह इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके। अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस पहली बार अंटार्कटिक की भूमि पर 7 फरवरी 1821 को पहुंचने में सफल हुए। हालांकि इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बॉन वेलिंग्सहॉसेन को जाता है, जो 1820 ईस्वी में वो स्टॉक नामक जहाज़ पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि तक पहुँचे।
तो ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं कि अंटार्कटिका के मेन लैंड पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो है जॉन डेविस। इसके बाद किसके प्रयासों से अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले पता चला था, तो वो है जेम्स कुक। इसके बाद अगर बात की जाए कि अंटार्कटिका के मेन लैंड की पूरी तरीके से जानकारी किसने एकत्रित की, तो वो है फेबियन वॉन बेलिंग्सहॉसेन। इनको भी याद रखना है। परंतु इस महाद्वीप की वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन थे। तो यहाँ मैप में भी आप इनका नाम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एमंडसन, जिन्हें वर्ष 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता मिली। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्नल जे.के. बजाज थे, जबकि अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। इनके नाम भी आपको याद रखना है। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 9 जनवरी 1982 को पहुंचा। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। इसके बाद 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 2015 में लासमन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। ये जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत ने अपना अंटार्कटिका में पहला रिसर्च सेंटर किस नाम से इस्टेब्लिश किया, दूसरा किस नाम से इस्टेब्लिश किया, तीसरा किस नाम से इस्टेब्लिश किया, तो आपको ये याद रखने हैं। और अगर वर्तमान में अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो जो मैत्री है और जो भारती है वो अभी कार्यरत हैं। वर्तमान में भारत का 38वां अभियान अंटार्कटिक पर कार्यरत है। अंटार्कटिक महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से यहाँ पर भंडार है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक संधि 1991 के अंतर्गत इस महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पर कोई प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए ये संधि हुई थी। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अंटार्कटिक का मौसम विश्व के दूसरे भागों के मौसम को प्रभावित करता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार परिवर्तित होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिक के, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंटार्कटिक के आर पार होकर गुजरने वाली क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये महाद्वीप को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए अंटार्कटिक का सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन मैसिव 5140 मीटर है। इसको भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिक का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट विंसन मैसिव। इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंटार्कटिक महाद्वीप में आर पार फैली हुई पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। इसको भी याद रखिएगा। ये जो 7वें हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इनको नोट करते चलिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एवेरस्ट शिखर है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि ये है एवेरस्ट शिखर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। पाल्मर प्रायद्वीप अंटार्कटिका का एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। यह पश्चिमी अंटार्कटिक में अंटार्कटिक प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पाल्मर प्रायद्वीप, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस है। यहाँ क्वील मछलियाँ झुंडों में रहती हैं। यहाँ जो वनस्पतियों की बात हो रही है, ये काई जैसी वनस्पतियाँ होती हैं जो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में उगती है। इसके बाद ग्रहम भूमि
पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है, इसको भी आप देख लीजिए। ये है ग्रैहम लैंड, इसको भी मार्क कर लीजिए। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निकटतम क्षेत्र है, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पूर्वी अंटार्कटिक में स्थित है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस महाद्वीप को चारों ओर से दक्षिणी सागर घेरे हुए है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस महासागर की ऊपरी सतह के जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। विश्व में सबसे कम तापमान 78 डिग्री 28 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक के वो स्ट्रोक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -93.2 डिग्री सेल्सियस 21 जुलाई 1983 को ये रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। अंटार्कटिक औसत रूप से विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इसे एक रेगिस्तान मरुस्थल माना जा सकता है। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर हो, यानी कि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वो रेगिस्तानी इलाका कहलाता है। इसके बाद तटीय पर्वतीय मतलब कि कोस्टल पार्ट भागों में वर्षण की मात्रा 100 सेंटीमीटर तथा भीतरी प्रदेशों में मतलब कि इंटीरियर पार्ट में केवल 5 सेंटीमीटर होती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अंटार्कटिक में 6 माह तक रात होती है और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ 6 महीने तक दिन होता है। अंटार्कटिक की ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इस अवधि में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अंटार्कटिक के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। इस महाद्वीप में शीत ऋतु मई, जून, जुलाई, अगस्त में होती है। इस अवधि में सूर्योदय नहीं होता है। विश्व में पीने के पानी के 70% भंडार इस महाद्वीप के बर्फ छत्रकों तथा बर्फ की चादरों के रूप में संचित है। अंटार्कटिक के बर्फ छत्रकों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं। इन्हें हिमशैल कहते हैं। यहाँ पेंगुइन, समुद्री पक्षी, मछलियाँ, सील तथा स्तनपायी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पेंगुइन अंटार्कटिक की पहचान है, ये इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती और ज़मीन पर ही चलती है, लेकिन यह बड़ी अच्छी तैराक है। समुद्र में गोता लगाकर शिकार पकड़ने में यह माहिर होती है। दक्षिणी महासागर में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, परंतु उनकी संख्या कम तथा आकार छोटा होता है। इस महाद्वीप पर क्वील मछली बहुतायत में पाई जाती है। क्वील मछली बहुत ही छोटी मछली है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा वजन 1 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक होता है। क्वील झुंडों में रहते हैं जिनका वजन 100 मीटर या उससे भी अधिक तक होता है। अंटार्कटिक महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ है पैसिफिक ओशियन मतलब कि प्रशांत महासागर, यहाँ है अटलांटिक महासागर और यहाँ है हिंद महासागर मतलब कि इंडियन ओशियन। इनको भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये घिरा हुआ है। इसके बाद अंटार्कटिक में 2 प्रमुख सागरीय भाग स्थित हैं, एक है रॉस सागर और एक है बेडल सागर। जैसा कि आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, ये है रॉस सी और ये है बेडल सी। रॉस सागर अंटार्कटिक में विक्टोरिया लैंड और मैरी बियरलैंड के बीच दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। रॉस सागर पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है तथा इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा भी प्राप्त है। अंटार्कटिक की परिधि का 13% से कम और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र का 3.3% भाग रॉस सागर के अंतर्गत आता है। रॉस सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक अतुलनीय स्थान है। पर्यावरणीय सचेतता के कारण कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा अक्टूबर 2016 में रॉस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉस सागर की खोज ब्रिटिश अन्वेषक जेम्स रॉस ने 1841 में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमने आपसे शेयर की है और आपसे डिस्कस भी की है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप एक निर्जन महाद्वीप है, तो यहाँ पर मानव बस्ती नहीं है और इसीलिए यहाँ पर किसी तरह की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं और ना ही कोई सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं। तो ना तो आपको यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है जैसे कि हमने अन्य महाद्वीपों में पढ़ा है, और ना ही यहाँ डेमोक्रेटिक फीचर्स के बारे में जानना है, और ना ही यहाँ पर आर्थिक विशेषताओं को जानना है जैसे कि कृषि, पशुपालन, उद्योग, मत्स्यन, इन सब का इस महाद्वीप से कोई वास्ता नहीं है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका के भूभाग पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका की खोज का श्रेय किसे जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर सबसे पहले कदम किसने रखा था। इसके बाद पूछा जाए कि भारत के 3 अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि वो पहला भारतीय है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास किया, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद वो पहला भारतीय है जिसने अंटार्कटिका पर कदम रखा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और जैसे कि हमने रॉस सागर और बैडल सागर के बारे में बताया, इसको याद रखना है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, इसको याद रखना है। और जितना भी हमने आपको इस महाद्वीप के बारे में बताया है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।